Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to take the subject Science and Technology, Paper 2. In the previous lecture, we had seen the videos or we had been taken the chapter first, that is the heredity and evolution. और ये चैप्टर का आज जो है इसका कंटिन्यूएशन पार्ट आगे मैं सिखाने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एविडेंस मींस सब। लास्ट लेक्चर में हमने एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा 6 पॉइंट्स देखे थे एविडेंस, जिसमें से एक पॉइंट लास्ट लेक्चर में रह गया था। पहला हमने पढ़े थे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, 6 पॉइंट्स देखे थे। सेकंड हमने पढ़े थे एक पॉइंट लास्ट लेक्चर में रह गया था। पहला हमने पढ़े थे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। सेकंड हमने पढ़े थे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। थर्ड हमने पढ़े थे कनेक्टिंग ऑर्गन के बारे में। चौथा आज जो हम पढ़ने वाले थे पैलेंटोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। हमने पढ़े थे कनेक्टिंग। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियो मतलब क्या। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करने वाले। एम्ब्रियो मतलब क्या, ये एविडेंस कंपैरेटिव स्टडियों के बारे में स्टडी करने वाले ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स given in the picture show comparative study of the embryonic development stages of various similarities during given in the picture show and those similarities embryos gradually extreme similarities in the initial stages indicate the common and those similarities decreases gradually। पूरा पैराग्राफ similarities in the initial stages indicate the common origin of this। ये तस्वीर में 3 स्टेजेस पूरा पैराग्राफ हमें क्या कहता है। फर्स्ट स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये तस्वीर में 3 स्टेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, फिश हो, चाहे वो सैलामंडर हो, चाहे वो टॉर्टोइस हो। फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, चिकन्स हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो सैलामंडर हो, चाहे वो टॉर्टोइस हो, रैबिट हो या मैन हो। चिकन्स स्टेज में सभी के एम्ब्रियो सेम है। सेकंड में थोड़ी सी चेंजेस आई है। आप फर्स्ट स्टेज में सभी के एम्ब्रियो सेकंड में हमें थोड़ी सी चेंजेस दिखाई दे रही है। थोड़ी सी चेंजेस आई है। थर्ड ये स्टेज यहाँ पर है आपको, तो सेकंड में हमें थोड़ी सी चेंजेस दिखाई दे रही है। बट जो थर्ड पहला स्टेज है, थर्ड ये स्टेज जो दिख रहा है सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा चेंजेस क्या इंडिकेट करती है। बट जो पहला स्टेज है के कॉमन में सिमिलैरिटीज थी, वो क्या इंडिकेट धीरे धीरे एवोल्यूशन सारे ऑर्गेनिज्म के कॉमन एंसेस्टर बदल रही है। उनके बाद धीरे सारे कैरेक्टर धीरे धीरे बदल दिए और अपने कैरेक्टर धीरे धीरे सारे एम्ब्रियो हमें सिमिलर दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने क्या किया, चाहे सारे कैरेक्टर कोई भी ऑर्गेनिज्म बदल दिए। पर जैसे जैसे स्टेजेस आगे फर्दर डेवलप होते गए, इनमें तब्दीली आई, कोई भी ऑर्गेनिज्म आया। इनिशियल स्टेज में सिमिलैरिटीज आगे फर्दर डेवलप होते गए, इनमें तब्दीली आई, इनमें चेंजेस आया। और वो सिमिलर स्टेज में सिमिलैरिटीज रहती है, दिखाई देती है धीरे धीरे सारे होती है। या ये कहते हैं हम कि सारे सिमिलैरिटीज कॉमन ही दिखाई दिखाई देती है कि सारे आपने देखा होगा हम ये सारे और पहला स्टेज है, कॉमन सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। लास्ट लाइन में आपने देखा होगा दिस स्टेज है पहला स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज का मतलब ये सारी लास्ट लाइन में यही लिखा है दिस स्टेज इज इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन इन सारे के ऑर्गेनिज्म, ये सारे ऑर्गेनिज्म की सारी सिमिलैरिटीज यही हमें कहती रहेगी, हमें दर्शाती है। जो अगला हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लेमासिस्टर ही रहेंगे। जो अगला हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लेमार्किज्म। इन्होंने ये हीरो ने लेमार्किज्म की थ्योरी को प्रपोज की थी और इन्होंने ये लेमार्किज्म में 2 इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बताया गया है। पहले इन्होंने बताया है कि इंटरनल वाइटल फोर्स और सेकंड वाला है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ज़्यादा करके नोट करेंगे। पहले वाले में बोला गया है इंटरनल वाइटल फोर्स के बारे में। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पहले जो जिराफ रहते थे उनकी गर्दन बहुत ही छोटी थी। धीरे धीरे आफ्टर सेवरल जनरेशन उनकी गर्दन जो है एक्सटेंड होती गई। क्यों? क्योंकि ये इनमें का इंटरनल वाइटल फोर्स था। इनकी ये ख्वाहिश थी कि हम में जो है चेंजेस आना चाहिए। पहले इनकी गर्दन छोटी थी, ये जिराफ की गर्दन छोटी थी, तो उनको ये पौधे खाने के लिए तकलीफ़ होती थी। इनके अंदर से ख्वाहिश थी कि हम ये पत्ते ऊंची टहनी से खाने लगे, तो उनकी गर्दन क्या होने लगी, एक्सटेंड होने लगी। ऐसे जनरेशन टू जनरेशन के मुताबिक आफ्टर सेवरल जनरेशन इनकी गर्दन जो है एक्सटेंड
होने लगी, और ये हमें जो है इंटरनल वाइटल फोर्स से ही ये चीज़ें आने लगी। सेकेंड पॉइंट में इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में कहा गया है। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब क्या? मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ। पूरी ज़िंदगी में मॉडिफिकेशन, इनमें क्या मॉडिफिकेशन आया, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको भी बताई थी। मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस, क्या चेंजेस आए हैं, तो इसके बारे में हम ये पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है कि ही सेड दैट द नेक ऑफ द जिराफ हैज़ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन। यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी। एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर ये कहा गया है कि ये जिराफ की गर्दन लंबी है, अगर इसके जो बच्चे होंगे वो भी लंबी हाइट के ही होंगे, लंबी गर्दन के ही पैदा होंगे। दिस इज एन कैरेक्टर ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर है जो उन्हें एक्वायर्ड किया है, जो ये सारे जिराफ ने एक्वायर किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर 100 जिराफ है, उनमें से 5 लंबी गर्दन के जिराफ होंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे, ये 5 जिराफ के जो बच्चे, 5 जिराफ से होने वाले जो बच्चे होंगे, उनकी भी गर्दन जो है लंबी होंगी। इसका मतलब ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहता है। आगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रिक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। जो हमारा आयरन स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो बहुत ही मेहनत का काम करता है, जिसकी वजह से उसके मसल्स कैसे हो गए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग। इट हैज़ बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट हैमरिंग। बार बार वो हैमरिंग करने की वजह से, ये मूवमेंट होने की वजह से इनके जो मसल्स जो है बहुत ही स्ट्रांगली डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज़। ये इमू और ऑस्ट्रिच अपने पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बीक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी जानवर को पकड़ने या किसी शिकारी को खाने के लिए, कैप्चर करने के लिए। इसी वजह से जब ये अपने विंग्स नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, इसके फेदर्स, इसके विंग्स जब नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इनका अब कोई इस्तेमाल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम मोर यूजफुल फॉर स्विमिंग। ये स्वैन और ये डक अपने पंख का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए ये यूज़ कर रहे हैं? ये लेग्स ऑफ द बर्ड लाइक स्वैन एंड डक हैव बिकम ज़्यादा यूजफुल फॉर स्विमिंग। वाई? बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। ड्यू टू लिविंग इन वाटर, क्योंकि ये पानी में रहने वाले जानवर है और ज़मीन पे भी चलने वाले जानवर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, एंड स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स। स्नेक ने अपनी जो है पैर खो दिए। वाई? बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन इन द बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट्स। ये बरो करने लगे, ये अपने जिस्म से चलने लगे, इसी वजह से हम देखते हैं कि इन्होंने अपने पैर को खो दिए। ऑल दिस एग्जाम्पल आर द टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये सब चीज़ें मॉडिफिकेशन है, ये सब चीज़ें उन्होंने तब्दीली लेके आई है। एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। और ये सारी जो है, इसी चीज़ को हम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं और थियोरी ऑफ लेमार्किज्म कहते हैं। मैंने आपको बताई थी कि स्नेक ने उन ऑर्गन्स के कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो वो ऑर्गन सारे ख़त्म हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर आपने जिम करते हैं और आपकी बॉडी बहुत अच्छी वेल डेवलप होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे की बॉडी भी उसी तरह वेल डेवलप होगी। वो कैरेक्टर एक्वायर किया है अपनी लाइफ में और इनहेरिटेंस नहीं होते हैं, इनहेरिट नहीं होते, और वो अपने 4th जनरेशन में नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं कि मतलब जो आपने एक्वायर किया है वो आपके बच्चों में वो एबिलिटी, वो कैरेक्टर्स आएंगे। इट कैन बी चेंज आफ्टर सेवरल जनरेशन, और यही हमारी लेमार्किज्म की थ्योरी कहती है। ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था
ये जिराफ है जिनकी गर्दन लंबी लंबी होते गई, एंड दिस इज़ नथिंग बट द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। स्पीशिएशन मतलब क्या? अब ये हम जो पॉइंट देख रहे हैं इसका मतलब हम समझेंगे। स्पीशिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म। यहाँ पर डेफिनेशन इटसेल्फ यहाँ पर बोला गया है कि स्पीशिएशन ऐसा प्रोसेस है जिनमें नए स्पीशीज़ फॉर्म होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। सारे ये किस चीज़ की इफ़ेक्ट है? एवोल्यूशन की वजह से है। स्पीशीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that can produce fertile individual through natural reproduction। जितने भी हमें ये स्पीशीज़ दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहे हैं। एक फर्स्ट वन इज़ द अफ्रीकन एलिफेंट एंड द सेकेंड वन इज़ द एशियन एलिफेंट। यहाँ पर लिखा है कि द अफ्रीकन एंड द एशियन एलिफेंट्स आर टू सेपरेट, दोनों सेपरेट है, जगह से है, पर दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। ये बहुत ही एक दूसरे से करीबी है, दोनों भी एलिफेंट है, दोनों की शक्लें एक जैसी है, पर इनमें क्या डिफरेंस है? इनकी सिमिलैरिटी सेम होंगी, लेकिन इनका जो रहन सहन है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये डिफरेंट है। सो हमने ये स्पीशिएशन में हम यहाँ देख रहे हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज़ आर फॉर्म। स्पीशीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज़ कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ईच स्पीशीज़ ग्रो इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर स्पीशीज़ अपनी प्रॉपर एरिया में, प्रॉपर जगह पर उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी पेंगुइन, पोलार बेयर, ये सारे एनिमल्स जो है वो ठंडे एरिया के एनिमल्स हैं, बर्फीली जगहों में रहते हैं। ये एनिमल्स को या ये बर्ड्स को अगर हम ऐसी जगह पर लेके आए हैं, नॉर्मल कंडीशन में लेके आए, तो ये सस्टेन नहीं होते, दे कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज दे आर वेरी cold animal, they are living in very cold region, so they cannot live in the normal condition. The next example which I am giving you is the camel. ऊँट जो है वो रेगिस्तान में रहता है, तो वो हमारे नॉर्मल कंडीशन में सस्टेन नहीं कर पाता है। Each species, that is why they grow in a special या geographical condition. Why? For their food, खाने के लिए, उनकी habitat, उनका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। उनका रहन सहन, उनका खाना, उनका टेम्परेचर, सस्टेनिंग टेम्परेचर, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। एंड दिस इज़ बिकॉज वी हैड सीन in this inheritance itself. However, genetic variation is responsible for formation of new species from the earlier one. Besides geographical and reproductive changes, geographical or this reproductive isolation also lead to speciation. That means organism can sustain in particular geographical condition only. ये कोई दूसरे मौसम में नहीं सस्टेन कर सकते हैं, and this is because of the characters itself. जो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, that is the human evolution. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द ह्यूमन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या? एवोल्यूशन इज़ द ग्रेजुअल चेंजेस और द चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये पहले भी मैंने आपको एवोल्यूशन का डेफिनेशन बताई थी और एक्सप्लेन भी की थी कि चेंजेस, द ग्रेजुअल चेंजेस या द चेंजेस जो अकर होते हैं किन में? लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब ये हम टॉपिक में ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। द बायोडाइवर्सिटी दैट इज़ नोन टुडे हैज़ सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जितनी भी डाइवर्सिटी है जो आज हम पढ़ रहे हैं, नोन टुडे पढ़ रहे हैं, टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी, पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आया था दैट केम इनटू द वाटर बॉडी, दैट वाज द अमीबा। अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब सिंगल, मैंने आपको पहले भी बताई हूँ कि यूनी मीन्स सिंगल, दैट व्हाट वी कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
और मोर देन वन दैट वी कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन से ही आए हैं। In this evolution, origin of human evolution can be shown as the picture given below। यहाँ पर नीचे तस्वीर दी गई है, इससे मैं आपको जर्नी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट लिखा है डायनासोर डिसअपियर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। ये सारे डायनासोर्स, सारे जो डायनासोर्स हमें दिखते थे, ये डिसअप वैनिश हो गए थे, दुनिया से चले गए थे। कब चले गए थे? 7 करोड़ साल पहले। एट दैट टाइम, वो टाइम में मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व, आए थे, दुनिया में आए थे फ्रॉम सम एंसेस्टर्स, पूर्वजों से आए थे, हु वर मोर और लेस सिमिलर टू मॉडर्न लेमर्स। ये सारे एक दूसरे से सिमिलर थे। डायनासोर्स का ज़माना चले गया था और ये मंकी वाले जो जानवर थे, मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, इनकी ये ईजाद हुए थे और इसके बारे में फ़र्दर हमने स्टडी किए थे और इसी तरह से मैन में तब्दीली होते गई और लास्ट में एक कॉमन नॉर्मल मैन बना। ये पूरे पिक्चर में हम एवोल्यूशन की स्टडी, जर्नी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन देखेंगे कि पहले तस्वीर में एंशिएंट एनिमल लाइक लेमर्स के बारे में बताया है। इसकी ये दिख कैसा दिखता है, इस तरह का जो है मंकी पहले दिखता था। सेकंड में हमने देखा है कि ये इजिप्टोपिटिकस है और ये इजिप्टोपिटिकस जो है इस तरह का जानवर दिख रहा है। तो थर्ड जो आपको जो दिख रहा है वो है ड्रायोपिटिकस। स्टेजेस देखिए बच्चे, ये स्टेजेस जो है बदलते गए। पहले इस तरह मंकी दिख रहा था, अब इस तरह दिख रहा है, उसके बाद स्टेजेस और बढ़ती गई, इस तरह से ये मंकी दिख रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई थी दैट वाज द रामापिटिकस। द नेक्स्ट स्टेज फिर जो आई थी दैट वाज द ऑस्ट्रेलियोपिटिकस। उसके बाद स्किल ह्यूमन आए। ये मंकी में तब्दीली धीरे धीरे होने लगी, स्किल ह्यूमन्स आए। उसके बाद मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, इंसान में इंसान की जो रीढ़ की हड्डी बनी और ये जब मंकी लाइक एनिमल्स, ये यहाँ से जर्नी जब चालू हुई, दिस मंकी लाइक एनिमल्स गोज़ ऑन चेंजिंग, द पोस्चर्स गोज़ ऑन चेंजिंग, इनमें तब्दीली आती गई और ये यहाँ जब पहुँचा तो स्किल ह्यूमन जो है इरेक्ट पोस्चर में हमें दिखाई देने लगा। उसके बाद एक वेपन्स वाला और जो हमें जो ह्यूमन दिखाई दे रहा है दैट वाज द निएंडरथल मैन एंड द लास्ट दैट इज़ द क्रो-मैग्नन मैन। जो 50 ईयर्स अगो हम ये हिस्ट्री जो है पूरी जर्नी ह्यूमन एवोल्यूशन की ये चार्ट थ्रू, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल वाज नथिंग बट दिस वाज द रामापिटिकस। यहाँ से जो है रामापिटिकस से ये जर्नी चालू होने लगी। पहले हम देख रहे हैं कि ये डायग्राम में मंकी जैसे दिखने वाले जानवर धीरे धीरे इनमें चेंजेस आते गए और रामापिटिकस से जो है इनमें इरेक्ट पोस्चर हमें ह्यूमंस में दिखाई दे रहा है। एंड दिस इन दिस पिक्चर there are such types of changes we can see, and this erect posture which were using their hand have evolved about 2 crore years ago. This ape grown up in size and become more intelligent. धीरे धीरे ये अपनी इनकी साइज़ में भी इंक्रीज होने लगा and intelligence भी बढ़ते गया। and thus ape of South Africa to evolve about 40 लाख years पहले। जब इंसानों में जब ये बंदर से जब ये इंसान बनते गए, इनकी स्टेजेस जब चेंजेस हो गई, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, देन टू फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, जब ये चेंजेस, ये तब्दीली होती गई तो ये तब्दीली न ही इनके जिस्म में, न ही पोस्चर में तब्दीली हुई बल्कि इनके इंटेलिजेंस में, इनकी सोच में भी बदलाव होता चला गया। ये वेपन्स यूज़ करने लगे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगे और ये सारे हम किससे देखते हैं? मंकी लाइक एनिमल अस एवरीथिंग इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। इनकी सारी जो है, इनकी सारी जात जो हम देख रहे हैं, इनकी एक ही है, दैट वाज द फ्रॉम इट्स कॉमन एंसेस्टर इटसेल्फ। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो टॉपिक जो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
अब जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसमें हम क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या कहता है? ह्यूमन ब्रेन में डेवलपमेंट होना। द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ द जीनस होमो। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द शेप, चाहे वो उनकी साइज़ हो, एंड स्ट्रक्चर ऑफ, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट हो, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ये मॉर्फोलॉजी का मतलब है, हम किस में ये मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं? द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स में देख रहे हैं। स्टार्टेड टू बी अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो। होमो मीन्स वॉट? सेम। होमो मीन्स सेम। तो ये हम इंसानों में जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है, क्या चेंजेस हुआ है फ्रॉम द एंसेस्टर टू द मॉडर्न एरा, मॉडर्न मैन, ये चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो एंड द स्किल ह्यूमन डेवलप। धीरे धीरे लेमर से लेके न्यू क्रो मैग्नन मैन तक जो हम चेंजेस हमने देख रहे हैं, ये पूरा जर्नी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, लास्ट जो हमने पॉइंट पे पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हम ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन में हमें दिखाई दे रहा है। अबाउट दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अबाउट 15 लाख ईयर्स अगो, 15 लाख साल पहले, ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर। ह्यूमन कैसे चलते थे? 15 लाख ईयर्स अगो पहले ह्यूमन वर वॉकिंग विथ अ इरेक्ट पोस्चर। सीधी, उनकी रीढ़ की हड्डी कैसी थी? सीधी थी। वर इवॉल्व, एवरीथिंग विच इज़ इवॉल्व दैट इज़ द पार्ट ऑफ एवोल्यूशन इटसेल्फ। And what is the evolution? Evolution is nothing but, evolution is the changes, it is the gradual changes which is occurring in living organism over a long duration, over a long period of time. आगे हम जो देख रहे हैं, that is the, it may have exist in China and Indonesia of ancient continent। ये सारी चीज़ें ये कहाँ एग्जिस्टेड हुई थी? चाइना और इंडोनेशिया ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट में। एंड नथिंग बट इट इज़ हियर written as evolution of upright man continued in the direction of developing its brain from the period of 1 lakh years ago। धीरे धीरे इनकी ह्यूमन्स ब्रेन के अंदर तब्दीली होते गई। दे स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगे। नॉट ओनली दे स्टार्ट थिंकिंग बट किस तरह ह्यूमन सेटलमेंट होने लगा, इसके बारे में भी इजाद, डिस्कवरी has been made। the development of fire, किस तरह आग इन्होंने लेके आई थी, everything has been considered and they are considered as the member of the class wise man, that is the homo sapiens। the next point जो अब हम पढ़ेंगे, that is the neanderthal man। the next topic जो हम देख रहे हैं, that is the neanderthal man। neanderthal man can be considered as the first example of wise man। wise man कौन होता है? wise man हमारी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बाकी एनिमल से हमें अलग बनाती है। वाइज मैन के मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ कि बिकॉज वाइज मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। यहाँ पर लिखा है द क्रो मैग्नन इवॉल्व आफ्टर अबाउट 50,000 ईयर अगो एंड आफ्टरवर्ड दिस एवोल्यूशन हैज़ बीन फास्टर एंड अर्लियर। धीरे धीरे ये लेमर्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ जर्नी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन टू द मैन ऑफ कॉमन क्रो मैग्नन मैन, ये धीरे धीरे जो तब्दीली होते गई, इस तरह एवोल्यूशन हैज़ बीन फास्टर देन द अर्लियर वन। अबाउट 10,000 ईयर अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। इतना ही नहीं, वाइज मैन ने एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। इट ऑल्सो स्टार्टेड टू रेयर द कैटल हर्ड्स, कैटल्स, भेड़ बकरियाँ चराने लगा। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटीज़ ऑल्सो डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं कि वाइज मैन स्टार्टेड टू फर्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड, ही स्टार्टेड रेयरिंग ऑफ कैटल हर्ड्स। द थर्ड, इट इज़ गिवन एज द एस्टैब्लिश न्यू cities, and the last is the cultural development took place।
दे ऑल्सो स्टार्टेड द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखना स्टार्ट किया, इन्वेंटेड। अबाउट कब आया था ये? 5000 साल पहले। एंड थर्स द हिस्ट्री हैज़ बीन स्टार्टेड। यहाँ से आगे की हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें रिटन फॉर्म में मिलती है। ये इतना ही हमें नहीं बताती है, बल्कि ये हमें इंफॉर्मेशन भी देती है कि फिर 400 साल पहले मॉडर्न साइंस आया था। इंडस्ट्रियल सोसाइटी अबाउट 200 ईयर्स अगो इस्टेब्लिश हुई थी। इसी तरह से हम आज के ये दौर जी रहे हैं। एंड thus we are today to finding this is the example, this is the नियंदरथल मैन। ये नियंदरथल मैन है और इसी तरह से हम आज के ये दौर जी रहे हैं। एंड स्टिल वी आर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री। यहाँ हमारा जो है लेसन कंप्लीट हो रहा है। द नेक्स्ट आई हैड गिवन यू द असाइनमेंट, यू हैव टू कंप्लीट इट कि राइट शॉर्ट नोट ऑन लेमार्किज्म, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की हूँ। द सेकेंड वॉज द एवोल्यूशन एंड द नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है जो आपको लिखना है, दैट इज़ द हेरिडिटी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। दिस आर फ्यू असाइनमेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।